In this video, we will discuss about periodic trends in physical properties. ये टॉपिक चैप्टर नंबर 1 का है। हमने अपने कोर्स में जिन फिजिकल प्रॉपर्टीज के पीरियोडिक ट्रेंड को डिस्कस करना है वो 8 है। इस वीडियो में हम जिस प्रॉपर्टी को डिस्कस करने लगे हैं वो है एटॉमिक साइज। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एटॉमिक साइज, एटम का साइज। एटम्स आर अज्यूम्ड टू बी स्फेरिकल, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, साइजेस ऑफ एटम्स को दो तरह से स्टडी करेंगे, एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस में मेटेलिक रेडियस आ जाता है, कोवलेंट रेडियस आ जाता है, इसके साथ साथ वंडरवाल रेडियस। अगर आयनिक रेडियस की बात की जाए तो इसमें एनायनिक रेडियस और कैटायनिक रेडियस आएगा। अब हम ये देख लेते हैं कि मेटेलिक रेडियस जो है पीरियोडिक टेबल में कौन से एलिमेंट्स शो करते हैं। जो मेटल्स हैं वो मेटेलिक रेडियस शो करेंगी, नोबल गैसेस वंडरवाल रेडियस शो करेंगी, नॉन मेटल्स जो हैं ये कोवलेंट रेडियस शो करेंगी। और अगर नेगेटिव आयन की बात की जाए तो ये एनायनिक रेडियस शो करेंगे। पॉजिटिव आयन की बात करेंगे तो ये कैटायनिक रेडियस शो करते हैं। एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एटॉमिक रेडियस को। एटॉमिक रेडियस क्या है? हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट। ये दोनों का सेंटर है तो इसे हम क्या कहेंगे? एटॉमिक रेडियस। वो कौन सी टेक्निक्स है जिनको इस्तेमाल करते हुए हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है डिटरमाइन कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं? एक्सरेज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरी टेक्निक का नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटॉमिक रेडियस के लिए जो यूनिट्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें पिकोमीटर हो सकता है, नैनोमीटर हो सकता है, इसके अलावा और भी यूनिट्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं उन फैक्टर्स को जो एटॉमिक रेडियस को इफेक्ट करते हैं। हमने यहाँ पे 3 इसके जो फैक्टर्स हैं उन्हें डिस्कस करना है। एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है तो एटॉमिक रेडियस कम होगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा तो इसका मतलब है कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, यानी दोनों ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब सेकंड फैक्टर ये है कि एटॉमिक रेडियस शील्डिंग इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी शील्डिंग इफेक्ट अगर ज्यादा हो रहा है तो एटॉमिक रेडियस भी ज्यादा होगा। अगर शील्डिंग इफेक्ट कम है तो एटॉमिक रेडियस भी डिक्रीज होगा। अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा, यानी एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स। ये दोनों डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं, एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ेगी, यानी नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होगा। यहां पे हमने 2 टर्म्स को, एक है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और दूसरी शील्डिंग इफेक्ट, इन्हें हमने समझना है कि ये क्या है। शील्डिंग इफेक्ट को हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। शील्डिंग इफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। चले पहले हम देख लेते हैं शील्डिंग इफेक्ट को, यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट को, कि ये क्या होता है। डिक्रीज इन द न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है ये डिक्रीज किसकी वजह से होती है? ड्यू टू इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स। इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के दरमियान में हों, इन्हें कहते हैं इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स। इन इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज होती है। इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे अट्रैक्शन उतनी कम होगी, अट्रैक्शन जितनी कम होगी एटॉमिक साइज उतना ज्यादा होगा, यानी एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा। लिहाजा हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे शील्डिंग इफेक्ट उतना ज्यादा होगा, एटॉमिक रेडियस भी उतना ही ज्यादा होगा, यानी शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है नंबर ऑफ इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। चूंकि नंबर ऑफ इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ यही कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगी। ये आपके सामने एक डायग्राम है, ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे आपको एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, लेकिन इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि यहाँ पे इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है, लिहाजा न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा है।
जैसे ही यहाँ पे इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाती है। लिहाजा हम कहेंगे डिक्रीज इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब ये दूसरी डायग्राम देखें, इसमें इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो गई है। यहाँ पे जो दूसरी टर्म है जिसे हमने समझना है वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अक्सर स्टूडेंट्स के जहन में ये तो आ रहा होगा कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। न्यूक्लियर चार्ज किसे कहते हैं? जितने प्रोटॉन्स मौजूद होंगे उसे कहेंगे ये न्यूक्लियर चार्ज है। तो अगर आपने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को समझना है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी ZFF इज इक्वल टू Z माइनस S। S जो है ये शील्डिंग कांस्टेंट के लिए, स्क्रीनिंग कांस्टेंट जिसे कहते हैं। जो सिंपल Z आपको दिखाई दे रहा है ये एटॉमिक नंबर है। तो हम क्या करेंगे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम की। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और इसके जो इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 10 होते हैं। लिहाजा 11 माइनस 10 यानी जो शील्डिंग कांस्टेंट है वो 10 है। यहाँ पे 11 माइनस 10 इज इक्वल टू +1। यहाँ पे जो +1 आया है ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है किस चीज का? सोडियम का। अब हम पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड देखेंगे और फिर इसके साथ साथ डाउन द ग्रुप भी देखेंगे। अक्रॉस द पीरियड देखते हैं। पीरियोडिक टेबल में हम पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, रिमेन्स कांस्टेंट। शील्डिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज हो रहा है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है। एटॉमिक रेडियस किस तरह से डिक्रीज हो रहा है मैं आपको सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के एग्जांपल देके समझाऊंगी। इसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि इनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जा रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जा रहा है मतलब प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो रहा है। हम सब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस पूरे पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स क्या है? सेम है। अगर नंबर ऑफ शेल्स सेम है तो हम कहेंगे जी शील्डिंग इफेक्ट भी सेम है। शील्डिंग इफेक्ट क्यों सेम है? क्योंकि इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन सेम है। इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं? एक दफा से दोबारा बता देती हूँ। ये न्यूक्लियस है और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। यहाँ पे इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 हैं, एक ये और एक ये जो पहले शेल में मौजूद हैं। तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। लिहाजा यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा? ऑलमोस्ट रिमेन सेम। लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। शेल्स की तादाद सेम है, इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, तो ऑलमोस्ट शील्डिंग इफेक्ट सेम। न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद ज्यादा होने की वजह से एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता जाता है। अब हम बात कर लेते हैं डाउन द ग्रुप। हम डाउन द ग्रुप पीरियोडिक ट्रेंड को अब देखेंगे। तो इसमें जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होगा। इसमें शील्डिंग इफेक्ट क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी डिक्रीज होता है, लिहाजा एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। आप ये टेबल देख सकते हैं जिसमें आपको एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। ये एलिमेंट्स अल्कली मेटल्स हैं, इनका एटॉमिक रेडियस इनके सामने लिखा हुआ है और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख दी गई है। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप ये हिसाब लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो एटॉमिक साइज भी इंक्रीज हो रहा है। दूसरे टेबल में हैलोजन्स आपको दिखाई गई हैं, इसका भी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे हम लेंथेनाइड कंट्रैक्शन कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में बॉटम पर एफ ब्लॉक मौजूद है, इसमें 2 सीरीज मौजूद हैं, तो इसको हम कहेंगे लेंथेनाइड। इस सीरीज को हम क्या कहेंगे? लेंथेनाइड कहेंगे। द स्टेडी डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ द लेंथेनाइड एलिमेंट्स with increasing atomic number is called lengthenide contraction. Steady decrease का मतलब है very small change, very small change.
एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से प्रोटॉन की तादाद इंक्रीज होती है, जिससे लैंथेनाइड के एटॉमिक और आयनिक रेडियस में जो कमी आती है, यानी इनके रेडियस की बात हो रही है, एटॉमिक और आयनिक रेडियस में, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन एंड ग्रेजुअल इंक्रीजेस इन न्यूक्लियर चार्ज दैट लैंथेनाइड कंट्रैक्शन अकर्स। अब हम देख लेते हैं आयनिक रेडियस क्या होता है। आयनिक रेडियस दो तरह का है जिसे हमने स्टडी करना है, केटायनिक रेडियस और दूसरा एनायनिक रेडियस। केटायनिक रेडियस यानी पॉजिटिव आयन के रेडियस को केटायनिक रेडियस कहेंगे और नेगेटिव आयन के रेडियस को एनायनिक रेडियस कहा जाएगा। पहले हम केटायनिक रेडियस को डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या होता है? रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन, उसे हम कहेंगे केटायनिक रेडियस, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूं। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई रेडियस ऑफ केटायन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। जैसा कि एग्जांपल में आपको दिखाया गया है, ये सोडियम है तो इसका साइज बड़ा है, ये पेरेंट एटम है, लेकिन जैसे ही इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये केटायन बन गया, Na पॉजिटिव, इसका साइज छोटा हो गया। तो हम बेसिकली हमने इसकी रीजन बतानी है, इसका साइज पेरेंट एटम से छोटा क्यों हुआ। केटायंस इज फाउंड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रेडियस ऑफ केटायन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम ड्यू टू इम्बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो। अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्रोटॉन 11 थे और इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है, लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्रोटॉन तो 11 ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 10 रह गए। लिहाजा हम कहेंगे कि इम्बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो, ये भी एक रीजन है। न्यूक्लियस होल्ड द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन विद अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। सारी सी बात है, जब एक शेल ही कम हो गया, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तरफ ज्यादा हो जाएगी। लिहाजा हम कहते हैं न्यूक्लियस होल्ड द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स विद अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। एक और इसकी रीजन है, देयर इज अ लॉस ऑफ शेल अकर्स ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स को जब हम रिमूव करते हैं तो शेल ही रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से साइज मजीद छोटा हो जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो इसके साथ साथ शेल भी खत्म हो जाएगा। लिहाजा एक ये भी रीजन है केटायन का साइज छोटा होने की। सोडियम है Na, इसका जो रेडियस है 186 पिकोमीटर है। जैसे ही इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना है तो इसका एक शेल भी इसके साथ ही रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से इसका साइज छोटा हो जाएगा और साइज 95 पिकोमीटर बनेगा। अब हम देखने लगे हैं आयनिक रेडियस किसे कहते हैं। रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन इज कॉल्ड आयनिक रेडियस। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, वाई रेडियस ऑफ A9 इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ इट्स पेरेंट एटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। पहले केटायन में हमने ये पढ़ा कि केटायन का जो साइज है वो छोटा होता है पेरेंट एटम से, लेकिन अब A9 का ये क्वेश्चन है कि A9 का साइज जो है वो पेरेंट एटम से ग्रेटर होता है। क्यों ग्रेटर होता है? सबसे पहले चीज ये याद रखनी है कि A9 बनता कैसे है, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन गेन करने से A9 बनता है। हेलोजन ने जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लेना है तो इसका जो साइज है वो बड़ा हो जाएगा। रेडियस ऑफ A9 इज ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो कुछ और होगी, जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो जो है वो चेंज हो जाएगी। सेकंड, न्यूक्लियस होल्ड द इलेक्ट्रॉन्स विद अ वीकर फोर्स। जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बढ़ा तो न्यूक्लियस की जो फोर्स है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तरफ वो भी वीक हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक्सपेंड ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब यहाँ पे ये दो एग्जाम्पल्स जो हैं वो एक्सप्लेन की गई हैं। इसका जो रेडियस था वो 72 पिकोमीटर था, लेकिन जैसे इसने इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब किया तो 136 पिकोमीटर हो गया। इसी तरह ये है क्लोरीन, इसका 99 पिकोमीटर था, लेकिन जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड किया गया तो 181 पिकोमीटर हो गया। हमारे इस टॉपिक का जो सबसे लास्ट वाला कॉन्सेप्ट है वो है साइजेस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। सबसे पहले हमने ये देखना है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती कौन सी हैं। दो स्पीशीज, ये स्पीशीज एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी, विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो ज्यादा होंगे तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी का साइज कम होगा। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये आपके सामने एक टेबल है जिसमें 3 डिफरेंट आयंस रखे गए हैं। इन तीनों के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हैं? 11, 12, 13, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तीनों में सेम है।
आयनिक रेडियस पिकोमीटर में है, पहले इसका 95, फिर 60 है और उसके बाद जो है थर्ड वन उसका है 50। तो मैंने पहले ये बात कही कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने ज्यादा होंगे साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज उतना कम होता चला जाएगा। तो अब जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने इंक्रीज होंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी का साइज उतना डिक्रीज होता चला जाएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पॉजिटिव भी हो सकती हैं और ये नेगेटिव भी हो सकती हैं। अगर हम टॉप टू बॉटम की बात करेंगे तो साइज इंक्रीज होगा और अगर लेफ्ट टू राइट बात करें तो साइज डिक्रीज होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको इस टेबल में बताया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होने की वजह से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी का जो साइज है वो डिक्रीज होता है। आपके सामने ये एक टेबल मौजूद है जिसमें आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। ये जो तीन मैंने एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे, इन तीनों के डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, लेकिन आप ये चीज नोट करेंगे कि यहाँ पे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन आयनिक रेडियस के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर बढ़ते जाएंगे तो आयनिक रेडियस डिक्रीज होता जाता है। जहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 है वहां पे आयनिक रेडियस 171 है। जहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है आप देख सकते हैं वहां पे आयनिक रेडियस 140 है, डिक्रीज हो गया ना।